हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे संसाधन एवं विकास का दूसरा पार्ट, जो कि भूमि और मृदा संसाधन है। इसमें हम लोग मृदा से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उन सभी को कवर करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से देखें, आपको यहाँ से 4 से 5 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। भू संसाधन मतलब कि भूमि संसाधन किसे कहते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। बहुत से चीज़ें भूमि पर ही आधारित होती है। जैसे मानव जीवन, हम लोग कहाँ जीते हैं तो भूमि पर ही जीते हैं। वन्य जीवन, जो कि वन में रहने वाले जीव जंतु, वो भी भूमि पर ही रहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, जो पेड़ पौधे सभी इस पे ही रहते हैं। परिवहन जो भी होता है सब भूमि पर ही किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, समझ में आ गया भूमि संसाधन। आगे बढ़ते हैं। भूमि एक सीमित संसाधन है। क्या है तो एक सीमित संसाधन है, आपको याद रखना है। इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीकों से करना चाहिए। भारत में भूमि लगभग 23% क्या है तो क्षेत्र मैदान है। सिर्फ क्षेत्र मैदान है 43%। ठीक है, कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है, जो कि कृषि और उद्योग विकास मतलब कि कारखानों के लिए उपलब्ध है। कितना प्रतिशत तो 43%। ये आपको याद रखना है। मैदान कितना परसेंट है 43%। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। 30% भूमि क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है। 30% पे क्या है तो पर्वत है। ठीक है, 30% पे पर्वत स्थित है। आगे बढ़ते हैं। लगभग 30% भूमि क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत है, जो बाहर मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, मतलब नदियों के प्रवाह के लिए सुनिश्चित रहते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है और पारिस्थितिक के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि पर्यटन स्थल में भी वह काम आते हैं। तो पर्वत क्षेत्र है। लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। जो 27% शेष बच्चे वो क्या है तो वह पठारी क्षेत्र है, मतलब कि न ही ज़्यादा ऊंचा है और न ही ज़्यादा नीचा है। ठीक है, पठारी क्षेत्र है जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय है। उसमें क्या क्या पाया जाता है पठार पे तो खनिज ज़्यादातर, जीवाश्म ईंधन और वन, ये सब पाए जाते हैं। जो कि ज़्यादा ऊंचा नहीं, थोड़ा ऊंचा हो, उसे पठार कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है। स्लाइड कितना परसेंट क्या है तो 43% क्या है तो 43% मैदान है, जिसमें कृषि और उद्योग भी किए जा सकते हैं। और 30% क्या है तो 30% पर्वत है, जो कि पर्यटन स्थल के लिए बहुत ही अनुकूल है। और 27% क्या है तो 27% पठार है, जहाँ पे खनिज, जीवाश्म ईंधन, वनों का विस्तार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया आपको। भारत में भू उपयोग प्रारूप भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व भौतिक कारण जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार, इन सभी के बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है, मानवीय कारण जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, सांस्कृतिक और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। इसमें तो भूमि पर ही ये सब किए जाते हैं। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग क्या है तो भूमि आंकड़े उपलब्ध है। कितना परसेंट है तो 93%। आपको याद रखना है कितना परसेंट है तो 93%। क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं किया जाता है। ठीक है, इस स्लाइड को आप याद भी नहीं कर सकते, सिर्फ आपको जानना जरूरी था। अब यहाँ से आपको महत्वपूर्ण आ गया, आपको इसे जानना बहुत ही जरूरी है। भूमि
निमीकरण और संरक्षण का उपाय। भूमि को निमीकरण कैसे कर सकते हैं और उसको संरक्षण मतलब कि बचा कैसे सकते हैं। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचलन, खनन में भूमि निमीकरण में मुख्य भूमिका निभाई रही। मतलब कि भूमि को खराब किया जा रहा है। किससे? तो ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पशु चारण हो रहा है और खनन के लिए जो भूमि को खोदा जा रहा है, इससे भूमि ह्रास हो रही है। ठीक है। भूमि निमीकरण को रोकने के उपाय। वन रोपण, वनों को रोपना चाहिए। चारागाहों को समुचित प्रबंधन, काटे जाए झरलियाँ लगाकर लेतीले टीलों स्थित बनाना, बंजर भूमि को उचित प्रबंधन, सिंचाई का समुचित प्रबंधन, फसलों की सही तरीके से कटाई, ये सब करना चाहिए। खनन प्रक्रिया पर नियंत्रण, खनन के बाद भूमि का समुचित प्रबंधन, औद्योगिक जल के परिष्करण के बाद जल का विसर्जन, सड़कों के किनारे पर वृक्षारोपण का उन्मूलन भी रोकथाम करना चाहिए। ठीक है। तो आपको ये सब जानना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ से आपको सभी बात को याद रखना है, वो सबको आपको जानना था, यहाँ से आप याद रखिए। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। ठीक है। मृदा संसाधन है। मृदा का निर्माण। अब मृदा का निर्माण कैसे होता है जानते हैं इसके बारे में। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, मतलब कि बहुत ही स्लो होती है। इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में 1000 वर्ष लगाते हैं। मतलब कि 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में लगभग 1000 वर्ष भी लग सकते हैं। मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होते हैं। जो बड़े बड़े पठार उठार होते हैं, उसके टूटने उठने से बनते हैं क्या? मृदा। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे तापमान कैसा है, पानी का बहाव कैसा है, पवन हवा का प्रभाव कैसा है, ये सभी उस पर निर्भर करता है मिट्टी को बनाने में। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी योगदान देते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आपको मिट्टी के वर्गीकरण के बारे में पता चलेगा कि भारत में मिट्टी कितने पाए जाते हैं। बनावट, रंग, उम्र, रासायनिक गुण आदि के आधार पर मृदा कई प्रकार के है। ठीक है। अलग अलग तरीके से जो मृदा है वह कई प्रकार के है। भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित मृदा। चलिए जानते हैं भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा? तो जलोढ़ मिट्टी। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, ऊपर का, वह जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो पूर्व का मैदान है वह भी जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा, जहाँ पे भी नदी का प्रभाव है वहाँ जलोढ़ मिट्टी का ही बना हुआ है, क्योंकि यह जो नदी के द्वारा ही लाई जाती है। ठीक है। अधिकतम ऊंचाई होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि होती है, मतलब कि ज़्यादातर घनी कृषि की जाती है। जहाँ भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे गहन कृषि की जाती है, आपको याद रखना है। अधिकतम ऊंचाई होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, आपको ये याद रखना है, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। मतलब कि जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होता है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फॉस्फोरस, चूना युक्त होती है। कैसी होती है? इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसमें पोटास होती है, फॉस्फोरस होती है और चूना युक्त होती है। तो इसे गन्ने, इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो गन्ने, चावल, गेहूँ, ठीक है, और अन्य दलहन फसलें भी खेती की जाती है। ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो पोटास, फॉस्फोरस और चूना पाया जाता है। इसमें खेती क्या क्या की जाती है? तो चावल, गेहूँ, अनाज, दलहन फसलें, ये सब की जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मिट्टी पे आते हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है?
इन मृदाओं का रंग काला होता है। काली मिट्टी होती है उसका रंग कैसा होता है? तो काला होता है, नाम से भी आपको पता चल रहा है। और इन्हें रेग्यूर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रेग्यूर मृदा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो रेग्यूर मृदा है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। यह सबसे बेस्ट किसके लिए है? तो यह कपास के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, काली मिट्टी किसके लिए बेस्ट है? तो कपास के लिए। इसे काली कपास मृदा से नाम से भी जाना जाता है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है। जो पठारी इलाके हैं वहाँ पे पाई जाती है। कहाँ सबसे ज़्यादा? यह महाराष्ट्र में पाई जाती है, फिर सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी राज्य हैं उसमें भी पाए जाते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी के घाटियों तक फैली है। कहाँ तक फैली है? गोदावरी और कृष्णा नदी तक यह फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इनका नमी धारण करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। जो इसमें नमी को धारण करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है और बहुत समय तक रखे रहती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, किससे? तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से बनी होती है। ठीक है, काली मिट्टी क्या क्या चीज़ से बनी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना से बने होती है। आपको इतना फैक्ट याद रखना है। वह कहाँ पाई जाती है, उसे दूसरा नाम क्या है, इसमें क्या चीज़ की खेती की जाती है। ठीक है, इसको आपको जानना है। तो काली मिट्टी में ज़्यादातर कपास की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं, लाल मिट्टी के बारे में जानते हैं। लाल मिट्टी क्या है, कहाँ पाया जाता है? लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी दक्कन पठार, तो दक्कन का पठार है, के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार अग्नेय चट्टानों के कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। जो अग्नेय चट्टान है उसके कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहा? तो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाए जाते हैं। लाल और पीली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? राज्यों का नाम? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य गंगा मैदान, दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आगे और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रचारण का होता है। इसमें लौह धातु होते हैं, उसी के कारण इसका रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा मिट्टी का टाइप, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी किसे कहता है? लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ पे उच्च तापमान मतलब कि ज़्यादा तापमान होते हैं और अत्यधिक वर्षा जहाँ पे होती है। तो आपको पता चला ये कहाँ पाई जाती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में पाई जाती है। जहाँ जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे यह पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। इस मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जाती है। इसमें ज़्यादातर खाद का ही उपयोग किया जाता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। यह मोस्ट भी यही है। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। ज़्यादा तापमान होते हैं उसीलिए जो बैक्टीरिया होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ह्यूमस की मात्रा सबसे कम किस में पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी में पाई जाती है। आगे चलते हैं, अगला मिट्टी का प्रकार जानते हैं, मलुस्थलीय मृदा। ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, कहाँ? राजस्थान, जहाँ पे सबसे बड़ा रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पे पाई जाती है। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। मतलब कि इस मृदा में सिंचित करके इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक होता है। मतलब कि जल को सोखने की क्षमता बहुत ही अधिक होता है क्योंकि यहाँ का तापमान उच्च होता है। मृदा में ह्यूमस, ठीक है, इसमें भी ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ह्यूमस की मात्रा और
नमी की मात्रा कम होती है, नमी नहीं हो पाती है, जल्दी से सोख लेता है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक बनाया जाता है। जो झील होते हैं वहाँ से जल वाष्पीकरण करके उससे नमक बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो यह ज़्यादातर राजस्थान में, गुजरात में यही पाई जाती है। बस आपको 2 ही राज्य याद रखना है। वन मृदा के बारे में जानते हैं। वन मृदा किसे कहते हैं? ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। जो वन मृदा होती है, मतलब कि जंगल में जो मृदा होते हैं वो पहाड़ी और पर्वतों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। ठीक है, जहाँ पे अच्छी खासी वर्षा हो। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिरादार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गहन मोटे कणों का होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानी और जलोढ़ पंखों आदि में मृदा की उपजाऊ होती है। जो सोपानी मतलब कि जो थोड़ा ढुलकाऊ खेती की जाती है उसे को सोपानी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में किया जाते हैं। सोपानी कृषि कहाँ होती है? तो उत्तराखंड में की जाती है। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोपानी कृषि कहाँ पर प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा का ह्रास क्यों हो रहा है और उसे हम लोग कैसे बचा सकते हैं? मृदा का कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन करते हैं। जो मृदा कट जाते हैं और वह या एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसी को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन के मुख्य कारण है वनमूलन, संघनन कृषि, अति पशुचारण, भवन निर्माण और वन्य मानव क्रियाएं। ये सब इसका प्रमुख कारण है। वनों का कटाई, संघनन कृषि, पशुपालन और भवन का निर्माण, यही सब मृदा अपरदन के कारण है। आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन में मरुस्थल बनाने का खतरा रहता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की जाती है। ठीक है, मृदा को बचाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कई उपाय किए जाते हैं, जैसे पेड़ों की जड़ें मृदा की ऊपरी परत बचाए रखती है। जो पेड़ की जड़ें होती है वह मृदा की ऊपरी परत को बचाए रखते हैं, इसलिए वन रोपण से मृदा संरक्षण किया जाता है। ढाल वाली जगहों पर समोच्च जुताई मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। पेड़ों को लगाकर रक्षक मेखला बनाने की रक्षा की जा सकती है, रोकथाम हो सकती है। ठीक है ना, इन सब चीज़ों से हम रोक सकते हैं मृदा को अपरदन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको यह कैसा लगा, और इसके बाद आपको अगले वीडियो में इससे रिलेटेड सभी MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। धन्यवाद।